हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वराज जाट पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सीडीपी कि सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, किस वे में आपको सीडीपी को पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो सबसे पहले सी टेट सीडीपी मैंने लिख रखा है, वैसे तो ये सी टेट के लिए, बाकी अगर आप किसी अनदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी सीडीपी के टॉपिक तो सेम ही होते हैं। फर्स्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, ये हैं जी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वैसे तो आपको और भी बहुत मिल जाएंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे और भी इसके अलावा कई टॉपिक्स बच जाते हैं, लेकिन मेनली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो आप सबसे पहले यही टॉपिक करें। फर्स्ट है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंदी में बोलेंगे वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं। फिर पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, संज्ञानात्मक विकास। वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है। कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट यानी कि जो नैतिक विकास का इन्होंने दिया था उसके बारे में। इंटेलिजेंस बुद्धि, मोटिवेशन हो गया आपका, अभिप्रेरणा। और लैंग्वेज स्किल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन वाली जो चीजें हैं। आरटीई, एनसीएफ और एनईपी। एनसीएफ जो कि 2005 में आया था और एनईपी जो कि 2020 में अभी अभी मतलब हाल फिलहाल के सालों में आई है। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्टली कवर करने हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपने तो ये टॉपिक्स लिख दिए, अब करना कैसे है। तो देखो, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, ठीक है, या कुछ नोट्स हैं जो मेरे पास हैं, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसको देखें। सेकंड मैंने यही लिखा है, हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपेयर कैसे करना है। ये 10 टॉपिक तो आपने देख लिए, इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जो मर्जी। उसके बाद में प्रिपेयर करने के मामले में क्या है, वॉच द वीडियोस लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर 2-3 टाइम्स। जो मैं नीचे वीडियोस दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आपको 2 से 3 बार देखनी है। देखो होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि एक बार हमने कोई वीडियो देख ली, कोई टॉपिक देख लिया, हाँ कवर हो गया। देखो एक बार अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में भी आपसे हो पाएगी, आपको 2 to 3 टाइम्स वो चीज करके देखनी है, ठीक है। रीड द नोट्स आफ्टर वॉचिंग वीडियोस। और जो नोट्स होते हैं ना, एक मैं कई बार बच्चों में ये नोटिस करती हूँ कि क्या होता है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम क्या करेंगे कि मतलब नोट्स ले लेंगे और पहले ही नोट्स पढ़ने शुरू कर देते हैं। अब भाई सीडीपी जो होता है ना, लैंग्वेज का खेल है, इसमें लैंग्वेज का खेल है, सरल भाषा में नहीं पूछना। हाल फिलहाल के एग्जाम में अगर आप देखोगे, सरल भाषा में क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अब उसमें वर्ड्स ही ऐसे ऐसे दे देंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये नोट्स में लिख क्या रखा है। तो आप पहले वीडियोस पर जाएं, पहले आप वीडियोस को समझें। मैं ये भी नहीं कह रही पूरा ही डिटेल में समझना है, एक बार आप ऊपर ऊपर से वीडियोस देख लें, टॉपिक्स का आइडिया लगा लें कि भाई हाँ ये टॉपिक है, ऐसे करना है। फिर आप जो नीचे नोट्स दे रखे हैं उनको देखें। अब ये जो नोट्स है ना, ये हिमांशी मैम के नोट्स हैं, एक्चुअल में ये फ्री नोट्स हैं, उन्होंने फ्री प्रोवाइड करवाए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बार तो मुझे लगा कि मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि कैसे फाइंड आउट करने हैं, बट वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं आपको नीचे ही डाल दूंगी वो जो नोट्स हैं, किस वे में मतलब आपको डाउनलोड इजीली मिल जाएंगे। वो फ्री नोट्स है, हालांकि अगर किसी टीचर के पेड नोट्स हो तो देखो, मैं तो ये मानती हूँ टीचर ने मेहनत करी है, उसने लिखे हैं, तो इस वे में लीक नहीं करने चाहिए। देखो हम और जगह पैसे लगा देते हैं, नोट्स के मामले में मेरे ख्याल से तो ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। 2 चीजें मैंने आपको बता दी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। फर्स्ट टिप है आपकी, लर्न न्यू वर्ड्स टू क्लियर कंसेप्ट। बहुत ही जरूरी, यूं समझ के चले आप, लर्न न्यू वर्ड्स टू क्लियर कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि आप जितना हो सके नए वर्ड्स को सीखें, ठीक है। नए नए वर्ड्स, चाहे वो हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, उनको सीखें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी सीडीपी में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो क्वेश्चन सोल्व करने की क्षमता तो बढ़ेगी, साथ में आपकी हिंदी और इंग्लिश की वोकैब भी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज देखे, इसके क्लासेस लगाई, तो उसमें क्या हुआ, जैसे वर्ड आने लग गए, जैसे अधिसंज्ञान, जैसे संवर्धन, ठीक है, समावेशी शिक्षा। ये तो समावेशी शिक्षा तो चलो फिर भी हमें नॉलेज होती है, बट
कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनका मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये चीजें हैं क्या। तो आप क्या करें, जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस देखोगे आप, ये जब आप वीडियोस देखोगे तो आप क्या करना, उन वीडियोस में जितने भी वर्ड्स हैं नए नए आ रहे हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, उनको लिखते जाओ कि अच्छा इस बात का ये मतलब है, इस शब्द का ये मतलब है। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट है गेट नॉलेज अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स, कि कुछ वीडियोस टीचर ऐसे भी बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को लेकर, कि अगर सीडीपी में कोई क्वेश्चन है और उसमें ये शब्द दिख जाए तब तो वो ठीक होगा, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब ये है, अगर ये शब्द दिख जाए जो कि नेगेटिव वर्ड है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप जितने भी टैग वर्ड्स की वीडियो है वो भी मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उनको देखें, उन टैग वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, सिर्फ टैग वर्ड्स के आधार पर ही क्वेश्चंस को ना करें। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताती हूँ। उसमें एक शब्द था हेर फेर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनिपुलेट, विचारों की, बच्चे, ऐसा ऑप्शन था, बच्चे विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से सीखते हैं। अब मुझे तो देखते ये लगा कि मैनिपुलेट है तो ये तो गलत हो गया, जबकि सीबीएसई ने वो जो ऑप्शन था ना, वो जो वर्ड था, उस वर्ड को पॉजिटिव वे में यूज किया था। वो वर्ड नेगेटिव है, इस चीज पे ध्यान देना, वो वर्ड अकॉर्डिंग टू टैग वर्ड नेगेटिव है, बट उसको यूज कैसे किया सीबीएसई ने, पॉजिटिव वे में। तो आप, ठीक है, आपके पास टाइम कम बच रहा हो तो देखो टैग वर्ड से आपका टाइम बचाएंगे, हेल्प करेंगे, बट ऑप्शंस पूरा भी पढ़ें, मैं ये कहना चाह रही हूँ। टैग वर्ड से एक मेन चीज में हेल्प करेंगे जो की है शब्दों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है चूज आंसर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस। ये 2 पॉइंट और उसके बाद ये तीसरा, तीनों अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है सीबीएसई गाइडलाइंस वाला, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन ये सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो ठीक करवा देगा। कैसे करवा देगा, कि आपको जो भी आंसर को टिक करना है ना, वो ये सोच के करना है कि सीबीएसई ने ये क्वेश्चन कैसे बनाया होगा। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इस बार का एक क्वेश्चन था कि पिछड़े क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं उनमें कई बार किसी कारण से जो लड़कियां हैं वो अक्सर चुप रहती है कक्षाओं में, तो उसके नीचे उसका कुछ कारण भी दे रखा था। तो देखो अकॉर्डिंग टू, अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं चलूं तो मेरे को ये लगा कि ये बात ठीक भी है, चुप रहती है, मतलब सारी नहीं रहती, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, कई लड़कियां चुप रहती है। तो मुझे लगा हाँ ये बात तो हो सकती है, क्योंकि क्लासेस में देखा जाता है कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, नॉलेज उन्हें होती है कई बार पर बता नहीं पाती। इवन बॉयज जो होते हैं वो बता देते हैं, मतलब बेबाक अगर मैं कहूँ तो बोलने में उनको कोई झिझक नहीं होती। बट फिर मेरे को ये लगा कि हो सकता है कि मैं जिस क्षेत्र में पढ़ा रही हूँ उसमें थोड़ी ये चीजें ज्यादा हो, बाकी ऐसा तो नहीं है, कई लड़के भी झिझक करते हैं बोलने में, बातें करने में। तो मैंने फिर सोचा, पहले मैंने टिक कर दिया ना कि ये बात ठीक है, मुझे उस टाइम पे कई बार दिमाग में नहीं आता, मैंने टिक कर दिया। फिर मैंने दोबारा इसको सोचा कि सीबीएसई ने ये क्वेश्चन क्यों डाला होगा, अगर लड़कियां चुप रहती और ये बात मैं ठीक कर दूं तो ये तो जेंडर इनइक्वालिटी होगी, जबकि सीबीएसई जेंडर इक्वालिटी पे जोर देता है। तो फिर मैंने उसको वहीं पर टिक किया था, बाय चांस ओएमआर जो शीट होती है उसमें मैंने फिर उसको रॉन्ग किया। सो आपको अपने वे में आंसर नहीं देना है, मैं ये बताना चाह रही हूँ इस पॉइंट से। देखो हर पर्सन की जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है, आप हो सकता है उसका कुछ और आंसर सोचो, मैं कुछ और आंसर सोचूं, बट हमें अपने अनुसार नहीं चलना, हमें सीबीएसई के अनुसार चलना है कि सीबीएसई ने क्वेश्चन क्या सोच के बनाया होगा। फिर है यूज लॉजिकल थिंकिंग टू आंसर द क्वेश्चंस, बहुत जरूरी पॉइंट है ये भी, ठीक है। अब आप कहोगे सारे जरूरी है, हाँ वैसे तो सारे जरूरी है, तभी मैंने लिखे हैं 6 पॉइंट। तो लॉजिकल थिंकिंग का मतलब देखो क्या होता है, तार्किक क्षमता। अभी मैं नोट्स बता दूंगी आपको, वीडियोस बता दूंगी, बच्चे क्या करने लग जाते हैं, बच्चे नोट्स को ले लेंगे और उसमें ऐसे रटने लग जाएंगे, कोलबर्ग थ्योरी, पियाजे थ्योरी, 7 से 11 साल में ये इतनी ये मतलब बच्चा करता है, फिर किशोरावस्था में बच्चा ये करता है। क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते, या आईक्यू का फॉर्मूला क्या, आईक्यू कैसे निकालते हैं, फैक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना आप। मतलब आईक्यू का फॉर्मूला बता दो
सीटेट में खास करके मैं बता रही हूँ, या फिर आप उम्र से भी बहुत कम आ रहे हैं आजकल, कोई इक्का दुक्का केस लग जाए तो लग जाए। ये क्वेश्चन जो है ना काफी रिपीट हो रहा है और बहुत पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा, मैं बताती हूँ। वो क्वेश्चन है जो ये है ना, पियाजे और वाइगोस्की, इनकी थ्योरीज में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लाइन इसकी बना देंगे, एक लाइन इसकी बना देंगे, ठीक है, आपको पागल बना देंगे। मतलब भाई पियाजे जो है, तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि जो पियाजे हैं वो क्या सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। जैसे वाइगोस्की तो आपको पता ही है कि समाज से सीखते हैं बच्चे, ये सोचते हैं। ये दोनों लैंग्वेज के बारे में भी अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं कि बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के थ्योरीज में अंतर पता होना चाहिए, इनके व्यक्तित्व में अंतर पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये थ्योरी दी तो इसकी क्या सोच रही होगी, इस व्यक्ति ने ये थ्योरी दी इसकी क्या सोच रही है। और कोलबर्ग तो इनका ही मतलब इनकी थ्योरी पर ही डेवलप्ड, जो कोलबर्ग है उनकी थ्योरी थी। तो इन तीनों के अपने अपने क्या क्या विचार हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। वो कैसे क्लियर होंगे, जब आप इन तीनों की जो थ्योरीज हैं उनको डीपली पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो ये हो गया अपना लॉजिकल वाला, ठीक है। लॉजिकल वाले में मैंने आपको क्या बताया है कि आप इस वे में सोचें, आप अपनी तार्किक क्षमता यानी सही गलत की जो क्षमता उसको बढ़ा लें, सिर्फ फैक्ट पे ना रहें कि ये इसकी थ्योरी है इसकी ये थ्योरी है, उनको समझें कि इसमें क्या चीज नहीं है और इसमें क्या चीज है। अपने ऊपर लेके देखें कि जैसे मुझे लगता है कि भाई लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो जैसे एक तो होता है कि भाई आप अपने आसपास इन्वायरमेंट बना लें, तो वो ज्यादा बेटर तरीका है। आप अपने बारे में भी सोचें कि मैं इनकी जगह होता तो मैं कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता, या कौन सी थ्योरी मेरे मानने में ज्यादा ठीक है। इस वे में अगर आप सोचोगे ना तो आप ज्यादा समझ पाओगे टॉपिक को। फिर है ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते इसमें कि वही क्वेश्चन आ गया दूसरी बार भी आ जाएगा तीसरी बार भी आ जाएगा। इसमें लैंग्वेज का, भाई भाषा का खेल है। फिर है लर्न डिफरेंट थ्योरीज विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो राइम बन गई, लर्न डिफरेंट थ्योरीज विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने एक थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की मैंने थ्योरी जब रिमेंबर की, मतलब उन्होंने 8 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो मैंने क्या सोचा कि भाई ये तो मिक्स हो रहे हैं, मतलब याद नहीं हो रहा कुछ भी, अब मैं कैसे याद रखूं कि हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी। मुझे वो 8 बुद्धि तो याद रह रही है, मुझे ये याद नहीं रह रहा भाई ये थ्योरी किसने दी थी, वो थ्योरी किसने दी थी। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने एक स्टोरी बना ली ऐसी कि हार्वर्ड नाम का एक व्यक्ति था, गार्डन में बैठा तो उसे दिखाई दिया एक बच्चा मैथ के सम कर रहा है। तो उसमें क्या है, मैथमेटिकल थिंकिंग वाली या साइंटिस्ट टाइप वाली जो हम बोलेंगे वो बुद्धि हो जाएगी, गणितीय बुद्धि। फिर मैंने देखा वहीं पर उसने हार्वर्ड ने क्या देखा गार्डन में कि एक जो व्यक्ति है वो डांस कर रहा था, वीडियो बना रहा था। और तो हार्वर्ड ने सोचा कि ये कुछ अलग ही बुद्धि लग रही है, तो उसको नाम दे दिया कि इसमें काइनेस्टिक बुद्धि है। फिर उसे कोई शिल्पकार दिख गया, उसे फिर कोई नेता दिख गया, ठीक है। फिर वो सोच रहा कि ये सारी बातें मैं सोच रहा हूँ, खुद से ही बातें कर रहा हूँ, किसी और से बातें नहीं कर रहा, तो ये भी एक प्रकार की बुद्धि हो गई। तो कहने का मतलब है आप जितनी भी थ्योरीज को याद करो ना, उनको रिलेट करके याद करो, चाहे वो किसी स्टोरी से हो, लॉन्ग टर्म याद रहेगी फिर आपको, चाहे वो किसी स्टोरी से हो, चाहे वो जैसे मैंने अपने बारे में भी लिखी, मेरे में कौन सी बुद्धि है, ठीक है, मेरे भाई में कौन सी बुद्धि है, मेरे जितने भी जानकार है मैं ऐसे बता भी रही थी उनको कि आप में ये बुद्धि है, आप में ये बुद्धि है, ठीक है। तो उसको फन के तौर पे लें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, रटना नहीं है। फिर है थिंक लाइक अ टीचर, पुट चाइल्ड इन अ सेंटर, बहुत जरूरी चीज है ये। आप जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दो उसमें आपको एक टीचर की तरह सोचना है, चाहे आप टीचर हो चाहे आप टीचर ना हो, ठीक है। और आपको ये मानना है कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन का भी टॉपिक होता है, समावेशी शिक्षा। तो उसमें क्या होता है कि भाई टीचर के बारे में अगर आप सोचो, इस एग्जांपल से मैं बता रही हूँ, जैसे एक आपकी क्लास में मान लो कोई बच्चा है जो कि किसी प्रकार से शारीरिक
उसमें अक्षमता है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? क्या आप उस बच्चे को यूँ कहोगे कि भाई मैं इसको नहीं पढ़ा सकता या इसको अलग वे में पढ़ाना पड़ेगा, मैं तो जो है अपने अपने स्टूडेंट इनको संभाल सकता हूँ, फिर मेरे को आगे पढ़ाना भी तो है और भी तो मतलब टेस्ट लेने हैं, ये लेना है वो लेना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, टाइम बदल रहा है, उसमें क्या होता है कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बच्चे को, चाहे वो जेंडर बेस पे हो, चाहे वो रीजनल मतलब बेस पे हो, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता। सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। हमें कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी होती है जिसमें सभी बच्चे जो हैं अपना विकास कर पाएँ अपने अपने क्षेत्र में। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पढ़ाई में ही करेंगे। तो मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, तब आपको ये सोचना है कि सही टीचर इसमें क्या सोचता, ठीक है? और आपको बनना भी सही टीचर ही होगा मेरे ख्याल से, गलत तो कोई बनना नहीं चाहेगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई कि बस एक बार एग्जाम निकाल दूं बढ़िया टीचर बन के और उसके बाद में तो फिर मैं अपनी थ्योरी लगाऊंगा ही। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बता रही हूँ पहले ही। थिंक लाइक अ टीचर, पुट अ चाइल्ड इन ए सेंटर, मतलब सेंटर जो चाइल्ड है उसको सेंटर में रखो। एक चीज और थी कि मैंने कमेंट्स में देखा काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि भाई हमने 2-3 अटेम्प्ट दे लिए हैं लेकिन फिर भी हमारा नहीं हुआ। कईयों का देखो थोड़े टाइम में पढ़ के भी हो गया, लेकिन कईयों का नहीं हो पा रहा है किसी वे में। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर आप बहुत नज़दीक हैं, ठीक है? एक कमेंट ऐसा भी था कि मेरे 88, 89 आ रहे हैं, तो आप एक और अटेम्प्ट देकर देख लें, ठीक है? जुलाई वाला। यूँ समझ लें कि मैं जो बता रही हूँ एक बार इन चीज़ों पर और ध्यान लगा लें। अगर फिर भी नहीं हुआ ना, तो हताश ना हो। जीवन में ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है? हो सकता है कि आपके जीवन में इससे भी कोई बड़ी चीज़ लिखी हो, है ना? आप इसी के पीछे प्रयास कर रहे हो, तो आप प्रयास करो, प्रयास करने में कोई बुरी बात नहीं है। इतने अगर पास आ गए तो एक अटेम्प्ट और दे लो, लेकिन साथ-साथ में आप कुछ और भी सोचो फिर कि ये नहीं हो रहा। देखो, मैं ये मानती हूँ जीवन में प्लान काफ़ी होने चाहिए। कई तो 2 में मानते हैं, मेरे तो कई पता नहीं कितने बना रखे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान। और कई कहेंगे कि पैरेलल फिर चीज़ें चलती नहीं है, सारी चीज़ें पैरेलल नहीं होती। भाई सब होता है, अगर आप में करने की क्षमता हो ना, अगर आप मान लो कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो सब कुछ हासिल हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे एक कोट भी तो लिखा है बढ़िया वाला, वो कभी नहीं हारते जिनकी हार हो जाती है। वो कभी नहीं हारते जिनकी हार हो जाती है, हारते तो वो हैं जो हार मान लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। आखिरी टिप देने की मेरी आदत है, सो हार माननी नहीं है। चाहे कितने लोग आपको हार मनवाने में लगे हों, हार नहीं माननी है। सो ये था सीडीपी की, मैंने वीडियो आपको बता दी है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की जो भी जितना मुझे आता है ना भाई, जितना मुझे पता है इस एग्ज़ाम के बारे में, उतना मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। बिकॉज़ ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, नॉर्मल आपको एक जो मार्क्स है ना वो कवर करने हैं, आराम से हो जाएगा। अगर आप जितना मैंने बताया है ना उतना पहले आप सीडीपी के बारे में करें, ईमानदारी से करें, ज़रूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।